शारदे भव भारतीय जनाननान्मधुवर्षिणी निज बल्ल किरणेन हर कटुतां तथा जनमानसात् श्रुति संस्कृतेरिह माधुरीं भर भव्य भारत मंडपे स्वर सिद्ध चंद्रकलामृतैरभिसिंचितं कुरु भूतलम् अभिसिंचितं कुरु भूतलम्। अयिमान्याः इदानीम् अस्मिन् मञ्चे समुपस्थिताः छात्राः बान्धवाः मित्राणि सर्वेषां सादरम् अभिनन्दनानि। आज जो विषय हम लोग देखने वाले हैं वो विषय है काव्य के भेद। आप जानते हैं कि आचार्य मम्मट आदि जो पूर्वाचार्य हुए हैं उनकी नज़र में काव्य के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। पंडित राज जगन्नाथ जब आए तो इन्होंने 3 की जगह उसको 4 भेद किया। ये 4 भेद लोगों को वस्तुतः चमत्कृत कर देता है कि आखिर पंडित राज ने ये 4 भेद क्यों किया। इसके लिए पंडित राज की जो पद्धति है वो पद्धति ही हमें देखनी पड़ेगी। पंडित राज एक भेद करते हैं उत्तमोत्तम, दूसरा करते हैं उत्तम, तीसरा करते हैं मध्यम और चौथा करते हैं अधम। जबकि इससे पहले केवल उत्तम, मध्यम और अधम यही 3 भेद गिने जाते थे। उत्तमोत्तम का नामकरण नहीं था। पंडित राज ने उत्तमोत्तम का नाम लाया। अब क्यों और कैसे, उसके लिए सर्वप्रथम हम पंडित राज कृत उत्तमोत्तम काव्य का जो लक्षण है उस लक्षण को देखते हैं। वो लक्षण लिखते हैं, शब्दार्थौ जत्र गुणी भावितात मानौ कमप्यर्थमभिव्यंगतः तदाद्यम आद्यम पदेन उत्तमोत्तमम इति। कहते हैं कि शब्द और अर्थ जहां अपने को गौण बनाकर किसी चमत्कृति पूर्ण अर्थ विशेष की अभिव्यक्ति करता है वह उत्तमोत्तम काव्य कहलाता है। अब ये लक्षण देखकर जो 2 पद इसमें दिए इन्होंने कि शब्द और अर्थ अपने को गुणीभूत करके, इसको देख करके आपको आचार्य आनंदवर्धन कृत जो ध्वनि का लक्षण है वो याद आ जाएगा, जहां उन्होंने कहा था जत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ। वहां भी उन्होंने कहा था उपसर्जनी कृतस्वार्थौ, जहां शब्द अपने को उपसर्जनी भूत कर लेता है, गौण कर लेता है, और शब्द जो है वो स्वयं को भी गौण करता है, अपने अर्थ को भी गौण करता है। यहाँ वो यही बात कह रहे हैं कि शब्दार्थो जत्र गुणी भावितात मानव,
गुणी भावितात्मा से तात्पर्य है कि जहां शब्द और अर्थ अपने को गुणीभूत अर्थात गौणीभूत गौण बना लेता है। तो गौण बना लेता है तो किसकी अपेक्षा, यह ध्यान पर करना पड़ेगा कि किसकी अपेक्षा। अब एक शब्द और अर्थ तो हमें वाच्यार्थ में प्राप्त होता है, दूसरा हमें व्यंग्य में प्राप्त होता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अपने को गौण करके, अपने से मतलब है कि वाच्यार्थ में जो अर्थ आ रहा है, वाच्य रूप में जो अर्थ है और वाचक रूप में जो शब्द है, ये दोनों स्वयं गौण हो करके किसी चमत्कार पूर्ण अर्थ, यानी वो जो व्यंग्य आ रहा है वो चमत्कार पूर्ण अर्थ है, उसकी अभिव्यक्ति करता है। उसकी अपेक्षा वाच्य जो है गौण हो जाता है। तो अब दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक तो जो हमें वाचक शब्द और वाच्य अर्थ दिखाई दे रहे हैं उसका गौण होना परमावश्यक है। दूसरा कि जो हमें दूसरा अर्थ व्यंग्य में प्राप्त हो रहा है उसका चमत्कार पूर्ण होना अपेक्षित है। अगर वो चमत्कार पूर्ण नहीं होगा तो फिर ये उत्तमोत्तम काव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। यहां जो इन्होंने कमपि कहा है, कमप्यर्थम अभिव्यंगतः, यहां कमपि पद से वही इनका उद्देश्य है कि वो जो अर्थ हमें मिले वो चमत्कार से युक्त हो। और चमत्कृत अर्थ अगर आता है तो उसको हम इस काव्य में ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए ये नीचे लिख देते हैं कमपीति चमत्कृति भूमिम, अर्थात चमत्कार से युक्त वो अर्थ हो। यही कारण है कि अगर चमत्कृति पूर्ण न माने आप तो जो गूढ़ व्यंग्य होगा और अगूढ़ व्यंग्य होगा ये दोनों व्यंग्य की श्रेणी में तो आ जाएंगे, लेकिन उसको इस काव्य से, उत्तमोत्तम काव्य से बाहर करने के लिए इन्होंने कमपीति चमत्कृति भूमिम कहा है कि शब्द आपने सुना, वाच्यार्थ आपको मिला, उससे जो चमत्कार पूर्ण अर्थ आ रहा है वो भी झटिति आना चाहिए। क्योंकि अगर गूढ़ हो गया, उसके लिए मेहनत करना पड़ा, तो फिर वो चमत्कृति भूमिम से हट जाएगा, फिर वो चमत्कार पूर्ण नहीं रह जाएगा। या अगूढ़ यदि वो सुस्पष्ट सामने है तो फिर भी वो चमत्कार रहित होगा। इसलिए कहते हैं कि चमत्कार से युक्त होना चाहिए। दूसरा कि अपरांग जो व्यंग्य होता है, जब एक व्यंग्य आकर के वाच्य को सिद्ध करता है तो वाच्य सिद्धंग्य नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है, और जहां एक दूसरे का अंग बन जाता है वहां अपरांग नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है। ये दोनों चमत्कारिता तो उसमें भी है, तो जब उसमें चमत्कारिता है तो फिर वो इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि आपने चमत्कृति भूमि में कहा है। उसका निराकरण करने के लिए इन्होंने पहले दे रखा है कि गुणी भावितात मानव। याद रहे कि पहला जो वाच्य आपको मिल रहा है इसका गौण होना अपेक्षित है। ये स्वयं को गौण कर ले तब चमत्कार पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करे। अब देखिए कि जहां अपरांग वाली बात आती थी, अब वाच्य सिद्धंग्य वाली बात आती थी, वहां दूसरा जो है वो पहले की सिद्धि के लिए आता है। तो अगर पहले की सिद्धि के लिए आता है तो इसका मतलब है कि पहला महत्वपूर्ण है। यहां जो लक्षण बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहला जो वाच्य अर्थ है इसका गौण होना आवश्यक है। ये गौण हो जाए तब ये
दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति करे जो चमत्कार से युक्त हो, तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से वो अपरांग और वो वाच्य सिद्धंग नामक जो व्यंग्य है वो अपने आप इससे अलग हो जाता है। इस प्रकार जब शब्द और अर्थ अपने को गौण करके किसी चमत्कार पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करता है तो उसे हम उत्तमोत्तम काव्य के अंतर्गत रखते हैं। इसको ये अलग अलग उदाहरणों द्वारा समझाते हैं कि ये स्थिति कैसी होती है। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि पंडित राज के जो उदाहरण दिए गए हैं वो पंडित राज के खुद हैं। ये उदाहरण शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि साहित्य के जो लक्षण ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी का हो, अधिकतर यहां श्रृंगार के श्लोक प्रयोग में आते हैं। इस श्रृंगारिक श्लोक को देखकर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये साहित्यिक लोग केवल श्रृंगार में ही लिपटे रहते हैं, इनको अलग कुछ दिखाई नहीं देता। तो माफ कीजिए कि यहां ऐसे विषय को सोचना कि साहित्यिक आलंकारिक जो हैं वो केवल श्रृंगार में लिपटे रहते हैं, ये कहना उनकी अपनी सोच की कमजोरी को उजागर करता है। देखिए, 9 रसों में श्रृंगार है रसराज। रसराज होने के कारण रसराज की महत्ता इन्हें प्राप्त है। दूसरी बात कि ये रस गंगाधर है, ये कोई बच्चे का किताब नहीं है। काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक कोई बच्चे का किताब नहीं है जिसको 5 क्लास के बच्चे और 6 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हों। ये पढ़ने के लिए वो आदमी बैठे हुए हैं, वो आदमी इसमें अपना कलम चलाते हैं, वो आदमी अपना दिमाग लगाते हैं जो एक पूर्ण रूपेण वयस्क हैं, पूर्ण रूपेण परिपक्व बुद्धि वाले हैं। जब परिपक्व बुद्धि वाले हैं तो उनके लिए ये सोचना जरूरी होता है कि कवि इन श्लोक के माध्यम से समझाना क्या चाहता है। जो तत्व समझाना चाहता है उस बारीकी को ग्रहण करना हमारा ध्येय है, न कि ये देखना कि ये श्लोक कैसा है। दूसरी बात कि श्रृंगार चूंकि एक ऐसा चीज है जो एक परिपक्व बुद्धि वाले के सामने सहजतया सभी लोगों को सामान्य रूप से अर्थ लगने में कोई बाधा नहीं आती। श्रृंगार सबकी समझ में आसानी से आ जाता है और दूसरा मनोहर भी होता है। अकांता सम्मित तयोपदेश, ये आचार्य मंबट ने कहा ही है कि आपको सरसता की गोली के साथ उसका जो तत्वात्मक चीज है वो तत्वात्मक उपस्थिति करना हमारे आचार्यों का ध्येय है। इसलिए केवल इस जो श्लोक आचार्य दे रहे हैं उस श्लोक में तत्व क्या बताना चाह रहे हैं, किस प्रकार वो चमत्कृति भूमि को दिखा रहे हैं, ये देखने के लिए हमारा ध्येय होना चाहिए, न कि केवल ये कह के दूषित करना कि ये लोग तो केवल श्रृंगार की बातें करते हैं। चलिए आगे उदाहरण देते हैं वो सईता सविधेप्यनीश्वरा सफली कर तुमहो मनोरथान दयिता दयिता ननाम्बुजम दरमीलन नयना निरीक्षते। अब इस श्लोक पर गौर कीजिए कि सईता सविधेपि अनीश्वरा सफली कर्तुमहो मनोरथान। श्लोक स्पष्ट है कि नायक और नायिका दोनों अपने कैलिग्री में है, शून्य है, तीसरा वहां कोई नहीं है।
नायिका अपने पति के पास में है, पति के साथ है, लेकिन साथ साथ होने पर भी वह नायिका मनोरथान सफलीकर्तुम असमर्था। उस नायिका का जो अपना मनोरथ है, उस मनोरथ को पूरा करने में वह असमर्थ हो रही है। जब असमर्थ हो रही है तो एतादृशी जा दयिता, ऐसी जो पत्नी जो पति के पास में रहते हुए भी अपने मनोरथ को सफल करने में असफल हो रही है, वो क्या करती है? तो अपना सिर उठाकर या अपने पति के मुख को दयिता ननाम्बुजम दयितस्य आननाम्बुजम, अपने पति के मुख कमल को निरीक्षते, देख रही है। लेकिन कैसे? तो दरमीलन नयना, आंखों को मुकुलित करती हुई। मुकुलित करना वो हुआ कि मैंने आंख झपक, आंख खुल भी रहा है और बंद भी हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में वह अपने नायक को देख रही है। यहां इस वाक्य से क्या प्राप्त होता है उसको देखिए। स्पष्ट कहते हैं कि अत्र आलंबनस्य नायकस्य, नायक जो है वो आलंबन है। सविध शयनाक्षिप्तस्य रहस्थानादेरुद्दीपनस्य, नायक और नायिका साथ में है, एकांत स्थान है। ये एकांत स्थान जो है उस श्रृंगार का उद्दीपक है। तो आलंबन विभाव हो गया नायक नायिका, उद्दीपन विभाव हो गया एकांत स्थान, और दरमीलन नयना निरीक्षण जो है कि आंखों को मुकुलित करते हुए देखना, ये उसका अनुभाव है, क्रिया है। और लज्जा एवं उत्सुकता, ये दोनों यहां व्यभिचारी भाव हैं। इन तीनों को अगर मिला दें, विभाव अनुभाव संचारी भाव को, तो स्पष्ट है कि रति नामक जो स्थायी भाव है उसकी अभिव्यंजना हो रही है, कि नायिका के हृदय में नायक के लिए जो रति है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, और अभिव्यक्ति होने से श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस जो यहाँ व्यंग्य में उपलब्ध है वो इससे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ उत्तमोत्तम काव्यता होती है। अब आपको विचार करना पड़ेगा कि उत्तमोत्तम काव्यता क्यों है, और उत्तमोत्तम काव्य आप क्यों कह रहे हैं इसको। तो पहली बात देखिए कि यहाँ व्यंग्य आप क्या मानेंगे। स्थिति तो आपने देख ली कि नायिका अपने पति को दरमिलन नैना होके देख रही है, तो उसके हृदय में उत्सुकता तो है और लज्जा भी है, क्योंकि श्रृंगार के प्रति उत्सुकता है तभी तो वह देख रही है, अन्यथा क्यों देखती। लज्जा है इसीलिए आंखों का मुकुलित होना है। अगर लज्जा न होती तो आंखों का मुकुलित होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऊपर में कह ही दिया गया है कि सफलीकर्तुम अहो मनोरथान, चूंकि उसका मनोरथ सफल नहीं हुआ है इसलिए उसके हृदय में जो रति है उत्सुकता के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। अब कोई ये कहें, इस पर कोई तर्क करें कि हम नायिका हृदय निष्ठ जो नायक विषयक रति है उसी को व्यंग्य क्यों माने। उसकी जगह पर हम अगर नायिका का जो निरीक्षण है या नायिका की जो इच्छा है, चुंबन की इच्छा, उस इच्छा को व्यंग्य मान लें तो क्या परेशानी होगी। उसी को हम व्यंग्य क्यों नहीं माने। तो अब उस पर विचार करना आवश्यक होगा कि आप इसको अगर मानना चाहें भी तो नहीं मान सकते।
क्यों नहीं मान सकते? तो स्पष्ट लिखते हैं पंडितराज कि न च यद्ययम् सहितः स्यात् तदास्याननं चुम्बेयम् इति नायिकेच्छायाः एव व्यङ्ग्यत्वम् अत्र इति वाच्यम्। मनोरथान् सफलीकर्तुम् असमर्था इत्यनेन मनोरथा सर्वे अस्या हृदये तिष्ठन्ति इति प्रतीते स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण तादृशेच्छायाः अपि निवेदनात्। ये कहते हैं, देखिए, अगर आप कहेंगे कि नायिका अपना आंख खोलकर आधा मुकुलित करती हुई प्रियतम को देख रही है, क्यों देख रही है? तो हो सकता है उसकी ये इच्छा कि यद्ययम् सहितः स्यात्, यदि यह सो गया हो तो इसके मुंह को मैं चूम लूं, इसके मुंह का मैं चुंबन करूं। इस इच्छा को व्यंग्य मान ले तो क्या दिक्कत है? तो स्वभावतः नहीं मान सकते, क्योंकि लक्षण को देखिए। लक्षण कहता है कि जहां वाच्य अपने को गौण कर ले, तो जिसको आप व्यंग्य बनाना चाह रहे हैं वहां पर, यहां ऊपर में कहा हुआ है कि मनोरथान सफलीकर्तुम् असमर्था, मनोरथ को सफल करने में वह असमर्थ है। तो मनोरथ माने क्या? वही इच्छा। तो जब मनोरथ पद से इच्छा पद या इच्छा जो उसकी चुंबन की इच्छा है वो वाच्य में ही कह दिया गया है, तो फिर उसको व्यंग्य में लाने की क्या आवश्यकता? या जब तक वाच्य गौण नहीं होगा तो यहां व्यंग्य का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि इच्छा अगर है तो मनोरथ पद से जो भी इच्छा नायिका के हृदय में है वो सारी इच्छाएं मनोरथ पद से अभिव्यक्त किया जा चुका है वाच्य में। तो उसी में अन्य सभी इच्छाओं के साथ ये चुंबन की जो इच्छा है वो भी उसी मनोरथ पद में सन्निविष्ट हो जाता है। सन्निविष्ट हो जाने पर वाच्य के अंतर्गत ही वो आ गया, और जब वाच्य में आ गया तो पुनः उसी वाच्य को व्यंग्य मानने से क्या फायदा, या व्यंग्य कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वो तो वाच्य में कहा हुआ है। जो अर्थ आपको यहाँ से प्राप्त नहीं होगा वाच्य को छोड़कर किसी चमत्कृति को उत्पन्न करेगी, वो व्यंग्य है, वो काव्य कहलाएगा। यहाँ अगर वाच्य को ही पुनः व्यंग्य बनाया जाए तो एक तो चमत्कार नहीं रहेगा, और दूसरी बात कि अभिधा में तो कह ही दिया गया है, तो उसे फिर चमत्कृति भूमि मानने से क्या फायदा है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब देखिए कि पंडित राज तर्क के महारथी हैं और नव्य न्याय की इनकी पद्धति है, तो ये गूढ़ाति गूढ़ तर्क पे जाते हैं। ये आगे शंका उठाते हैं कि न च मनोरथ पदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छायाः अभिधानेपि चुम्बेयम् इति विषय विशेष विशिष्टेच्छात्वेन व्यंग्यत्वं किं बाधकमिति वाच्यम् चमत्कारो न स्यात् इति बाधकत्वात्। ये एक तर्क उठाते हैं कि मनोरथ पद जो है उस मनोरथ पद से नायिका के हृदयगत अन्य इच्छाओं को हम स्वीकार करें, और चुंबन कर लूं इस भाव से संबलित जो विशेष इच्छा है उस विशेष इच्छा को व्यंग्य बना लूं, तो ये विषय विशेष इच्छा जो होगी, अब मनोरथ पद से सामान्य इच्छा का ग्रहण होगा तो सामान्य विशेष भाव आ गया। सामान्य पद से
मनोरथ पद को हम सामान्य में रख दें, वो वाच्य में रह जाएगा, वो गौण हो जाएगा। और मैं चूम लूं, ये जो विषय विशेष से युक्त विशेष इच्छा है, उस इच्छा को व्यंग्य मान लें, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पहले आपने कहा था कि मनोरथ पद से सारी इच्छाएं हो जाती हैं, अब वो वाच्य में आ गया है, इसलिए वो व्यंग्य बनने में बाधक है। यहां अगर हमने दोनों इच्छाओं को ही अलग कर दिया तो जो विषय विशेष से विशिष्ट इच्छा है उसको व्यंग्य मानने में क्या समस्या रहेगी। अगर कोई समस्या नहीं आए तो उस इच्छा को ही व्यंग्य मान ले, रति को व्यंग्य क्यों माने। तो वहां स्पष्ट कहते हैं पंडित राज जी कि चमत्कारो न स्यात् इत्येव बाधकत्वात्। सुस्पष्ट है कि चमत्कार नहीं होगा। उन्होंने कहा है कमपि चमत्कृति भूमिम, किसी चमत्कार को उत्पन्न करने वाला चमत्कार पूर्ण अर्थ हो, यहां चमत्कार नहीं होगा। आप कहेंगे क्यों नहीं होगा। तो मनोरथ पद से सारी इच्छाएं तो वाच्य में आ चुकी है, अब उसी वाच्य में से आप एक को निकाल कर व्यंग्य बना रहे हैं, बाकी सबको वाच्य में रख रहे हैं, तो वो तो वाच्य का ही एक टुकड़ा मात्र है। तो जब वो वाच्य का ही एक टुकड़ा मात्र है तो फिर वाच्य गौण अव्यंग्य प्रधान, ये दोनों कैसे हो सकता है। इसलिए चमत्कार के अभाव में इसको व्यंग्य नहीं माना जा सकता। दूसरी बात कि यदि प्राकारांतर से आप वाच्य को ही घुमा के कह रहे हैं तो वो व्यंग्य की चमत्कारिता को धारण नहीं करेगा। नहीं विशेषाकारेण व्यंग्योपि सामान्याकारेणाविहितार्थः सहृदयानां चमत्कृति भूमिम उत्पादयितुम ईष्टे। कि अगर सामान्य रूप में जो बातें उपस्थापित हो गई हो, सामान्य रूप में जो बातें कह दी गई हो वाच्य में, उसी को अगर एक अंश में कुछ विशेषता डालकर सहृदयों के सामने व्यंग्य बनाकर प्रस्तुत कर दी जाए तो वो सहृदयों के लिए चमत्कार पूर्ण नहीं होता। क्योंकि सहृदय तो सहृदय होते हैं, उन्होंने मनोरथ पद जो ही सुना तो मनोरथ पद से ही उनको सारी इच्छाओं का ज्ञान हो गया। अब आप विशेष रूप से सारी इच्छाओं को अलग कर एक इच्छा को व्यंग्य बनाकर उसी सहृदय को कहते हैं कि इसको चमत्कार भूमि मान लीजिए। तो जो उनको वाच्य से पहले ज्ञान हो चुका है, भला वही उनको चमत्कार के रूप में ज्ञान कैसे होगा। इसलिए चमत्कृति के अभाव में इसे व्यंग्य नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता। तो आलंकारिकों का यह सिद्धांत है कि कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिंगितस्यैव व्यंग्यस्य चमत्कारित्वेन आलंकारिकैः स्वीकारात्। आलंकारिक लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्यंग्य वो चमत्कार पूर्ण होगा जिसको वाच्य किसी भी प्रकार स्पर्श न कर पाता हो। अगर वाच्य ने किसी भी हालत में व्यंग्य को स्पर्श मात्र कर लिया है तो वो व्यंग्य कभी भी चमत्कार नहीं कर सकता। यानी कहिए कि साहित्य जगत में अभिधा जो है, वाच्य अर्थ जो है, वो एक ऐसा रोग है कि वो अगर व्यंग्य को स्पर्श मात्र कर दे तो उस व्यंग्य का सारा चमत्कार, उसकी कांति श्रीविहीन हो जाती है। और ये बात केवल पंडित राज नहीं कह रहे, बल्कि ये बात तो
सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है कि वाच्य वृत्त्यनालिंगितस्यैव व्यंग्यस्य, वाच्य वृत्ति से जो अनालिंगित हो तभी जाकर के वह व्यंग्य चमत्कार करने का कारण होता है या चमत्कार पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए उसको हम व्यंग्य चुंबनेच्छा को व्यंग्य नहीं मान सकते। सामान्य भाषा में अगर कहें, क्योंकि अभी बात आई है कि चुंबनेच्छा अचमत्कारी हो जाएगा, तो उसको पंडित राज एक लाइन और देते हैं कि चुंबनेच्छाया रत्यनुभावतयैव सुंदरत्वेन तद्व्यंजनेन चुंबेयम इति सद्बलात् चुंबनेच्छायावत् अचमत्कारित्वात्। कि देखिए कि चुंबन की इच्छा जो है वो तो नायिका के हृदय में नायक निष्ठ जो रति है उसी रति का अनुभाव है चुंबन। जब उसी रति का वो अनुभाव है तो अनुभाव के रूप में जब आएगा तब तो वो चमत्कार करेगा। लेकिन चुंबेयम इति शब्द बलात्, कि मैं अपने पति को चूम लूं, ये अगर वाच्य में कह दिया जाए तो वो वाच्य जैसे अचमत्कारकारी हो जाएगा, चमत्कार रहित होगा। क्योंकि वाच्य में कहा गया शब्द जो है वो स्पष्टतया सामने उपस्थित होता है, उसमें कोई चमत्कार नहीं रह जाता। और इन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां वाच्य गौण हो जाए और व्यंग्य जो है वो चमत्कार करने वाला हो, वहां हम उत्तमोत्तम काव्य स्वीकार करेंगे, अन्यथा स्वीकार नहीं करेंगे, अन्यथा वो उत्तमोत्तम काव्य में नहीं आएगा। इसलिए मनोरथ पद से जब उस इच्छा का ग्रहण हो ही रहा है तो फिर उस इच्छाओं में से एक इच्छा विशेष को व्यंग्य बना करके उपस्थापित करने में कोई चमत्कार नहीं रह जाएगा। अब एक समस्या तो निराकृत हो गई कि नायिका की चुंबनेच्छा जो है वो व्यंग्य नहीं हो सकता। तो कहते हैं चलो चुंबनेच्छा जो है वो व्यंग्य ना हो, लेकिन उसको जो लज्जा हो रही है उस लज्जा को तो व्यंग्य मान सकते हैं, लज्जा को तो हम व्यंग्य बना सकते हैं। लज्जा को व्यंग्य बना ले तो क्या दिक्कत है, क्योंकि पंडित राज तो कह रहे हैं कि यहाँ रति जो स्थायी भाव है वो व्यंग्य में आ रहा है। तो अब जो त्रपा को, जो लज्जा को व्यंग्य बनाना चाहते हैं और उसको चमत्कृति भूमि बनाकर उपस्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए पंडित राज कहते हैं कि एवं त्रपायाः अपि प्राधान्येन नो व्यंग्यत्वम् अनुवाद्यतावच्छेदकतया प्रतीतायां तस्याम मुख्य वाक्यार्थत्वा योगात्। यह देखिए क्या हुआ है कि कहते हैं कि त्रपा की व्यंजना को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कारण कि जब श्लोक में दिया हुआ है कि दरमीलन नयना निरीक्षते, दरमीलन नयना जो विशेषण दिया गया है उसको विधेय नहीं है, वो निरीक्षण जो है वो विधेय है। दरमीलन नयनात्व जो है यही तो उसकी उद्देश्यता है। उद्देश्यता से मतलब ये कि नायिका का जो विशेष प्रकार का निरीक्षण है उस विशेष प्रकार के निरीक्षण की अभिव्यक्ति के लिए उस लेखक ने वहां पर यह शब्द लगाया है कि नायिका अपने पति के मुंह को देख रही है, लेकिन कैसे? सीधा नहीं देख रही है। दरमीलन नयना, आंखों को मुकुलित करती हुई। तो अगर आंखों को मुकुलित करती हुई इस उद्देश्यता के द्वारा निरीक्षण का विधान है तो सामान्यतः मुख्य अर्थ जो है
वो जो आपका मूल चीज है निरीक्षण विधेय, उसके स्थान पर आप दरमिलन नयनात्व से जो लज्जा अभिव्यक्त हो रही है उसको जो आप बनाना चाहते हैं व्यंग्य, ये व्यंग्य नहीं बन सकता। क्यों? तो दो बातें कह दी कि अनुवाद्य जो है उससे अनुवाद्य की प्रतीति स्पष्ट हो रही है कि दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण है, उसका मुख्य वाक्यार्थ से अयोग होने के कारण यहां पर उसको हम प्रधान नहीं मान सकते। हाँ, अगर इसको आप उल्टा दीजिए, ये भी तर्क आ सकता है कि भाई दरमिलन नयना जो है इसको जो आप उद्देश्यतावच्छेदक में रख रहे हैं तो इसको उल्टा दीजिए, इसको विधेयता में लेके चले जाइए तो काम होगा। लेकिन पंडित राज फिर से कहते हैं कि जी नहीं, न च दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षणम विधेयम नानुवाद्यतावच्छेदकत्वम तस्याह इति वाच्यम। कहता है देखिए कि दरमिलन नयनात्व विशिष्ट जो निरीक्षण है वो उद्देश्यता की कोटि में नहीं है, उसको हम उद्देश्य नहीं मानते हैं, बल्कि दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को ही हम विधेय मानते हैं। ऐसा अगर हम मान लें तो वो व्यंग्य हो जाएगा। तो ये कहते हैं इति न वाच्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? एवमपि नयनगत दरमीलनस्य तत्कार्यत्वेपि दरमीलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षणस्य रतिमात्र कार्यत्वात्। कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि कवि ने इस श्लोक में दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को ही विधेय बनाया है और देखना को ही वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं मुख्यार्थ बना करके, तो क्या होगा कि आखिर नयनगत दरमिलन, आंखों में जो मुकुलित होने की प्रक्रिया है, वो मुकुलित होने की प्रक्रिया किसके लिए होगा और कब होगा? दरमीलनस्य तत्कार्यत्वेपि दरमीलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षणस्य, दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण जो आप विधेय में ला रहे हैं उसका मूल कार्य, क्योंकि उस निरीक्षण का कार्य क्या होगा? तो कार्य होगा आंखों को मुकुलित करते हुए देखना, और ये देखना रतिमात्र कार्यत्वात्। ऐसी स्थिति तो तभी हो सकती है जब उसके हृदय में रति हो। नायक के प्रति अगर उसके हृदय में रति न हो तो वो नायिका पुनः अपने पति को नयन की इस क्रिया विशेष से उसको क्यों देखेगी? नहीं देखेगी। ये देखेगी तब जब उसके हृदय में नायक के प्रति रति हो, तो वो रति का ही कार्य मात्र होगा। रति का कार्य मात्र छोड़ के वो और कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह त्रपायाः मुख्यत्वेन व्यंग्यत्वे निरीक्षणोक्ते अनति प्रयोजनकत्वापत्तेः। एक तो पहली बात आपने देख ली कि जिस दरमिलन नयनात्व को आप दरमिलन नयनात्व नयन विशिष्ट निरीक्षण को आप विधेय बना रहे हैं, तो वो निरीक्षण का कार्य हो गया। निरीक्षण की जो प्रक्रिया है, देखने की प्रक्रिया है, उसमें आँखों का मुकुलित होना हुआ। ये आँखों का मुकुलित होना जो कार्य स्पष्टतः वाच्य में हो रहा है, उससे अभिव्यंजना तो आप कुछ और लाएंगे, क्योंकि वो तो वाच्य में हो ही रहा है दरमिलन नयन। तो उसी से लज्जा की अभिव्यक्ति आप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो लज्जा जो है वो तो यहाँ रति का ही
व्यभिचारी भाव बन के आएगा, क्योंकि लज्जा के कारण ही दरमिलन नयनात्व रूप जो अनुभाव है उसकी उपस्थिति हो रही है। अगर रति न हो तो दरमिलन नयन रूप जो अनुभाव है वो अनुभाव नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि निरीक्षण रूप अनुभाव का क्रिया विशेष है मात्र है दरमिलन। इस तरह लज्जा को आप मुख्य या व्यंग्य अर्थ नहीं मान सकते, क्योंकि वो जो है वो दोनों दरमिलन नयनादि विशिष्ट निरीक्षण वो रति का ही अनुभाव बनकर के यहाँ उपस्थित है। फिर भी अगर आप कहें कि नहीं हम तो उसी को मानेंगे जो दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण है, उसी के द्वारा हम लज्जा को ही उसका अनुभाव, लज्जा को ही हम प्रधान व्यंग्य मानेंगे, तो स्पष्ट कहते हैं पंडितराज कि त्रपायाः एव मुख्यत्वेन व्यंग्यत्वे निरीक्षणोक्ते अनति प्रयोजनकत्वापत्तेः। कहते हैं कि अगर यही लज्जा की ही अभिव्यक्ति करनी थी, अगर लज्जा की ही अभिव्यक्ति उनको मुख्य था, मुख्य चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करना था, तो फिर निरीक्षते पद क्यों दिया? तब तो दरमिलन नयन करके ही रह जाते कि सा दरमिलन नयना बभूव, इतने से ही लज्जा की अभिव्यक्ति हो जाती। निरीक्षते पद जो है, ये निरीक्षते पद का प्रयोग ही यहाँ प्रयोजन विहीन हो जाएगा, जबकि कभी कोई भी पद अपना निष्प्रयोजन तो प्रयोग करता नहीं। आप अगर लज्जा को ही व्यंग्य मानने पर इतने उतारू हैं तो वो दरमिलन नयन से ही काम चल जाता। दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण का जो उपयोग किया गया है वो प्रयोजन विहीन हो जाएगा। इसलिए प्रयोजन विहीन वो ना हो, इसलिए लज्जा को हम मुख्य व्यंग्य यहां नहीं मान सकते। आगे फिर कहते हैं ये जितनी बातें हो रही है या हो चुकी है उसी को ये परत दर परत और सुस्पष्ट करने के लिए उपस्थापित करते हैं कि वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे, वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्य इव व्यंजनया तस्याम तस्या अपि गुणीभाव प्रत्ययो चित्यात्। कि वाच्य वृत्ति में जो निरीक्षण दिया गया है, ये निरीक्षण रति रूप जो स्थायी भाव है उसी का अनुभाव है। उसी अनुभाव को, उस अनुभाव का विशेषण लगा हुआ है दरमीलन। उस अनुभाव का विशेषण भूत जो दरमीलन लगा है, अगर उसको आप वहां व्यंग्य मानते हैं तो जैसे निरीक्षण जो है वो निरीक्षण हो रहा है गौण, क्योंकि रति व्यंग्य हो रहा है, तो निरीक्षण जो है वो अनुभव रूप में है। अनुभव रूप में जैसे उसकी गौणता है, तो उसका विशेषण होने के कारण दरमीलन रूप जो शब्द प्रयोग हुआ है उसकी भी अपने आप गुणी भावता स्वाभाविक है। क्योंकि जब दरमीलन निरीक्षण जो है वो निरीक्षण ही रति का अनुभाव है, उसको गौण होना आवश्यक है, क्योंकि यह उत्तमोत्तम का निरीक्षण का ही गौण होना आवश्यक है। तो निरीक्षण का जो विशेषण है दरमीलन, इसका तो गौण होना स्वयं में आवश्यक हो जाता है। इसलिए तस्य गुणी भाव प्रत्ययो चित्यात्। इस तरह आप न त्रपा को
मुख्य व्यंग्य कर सकते और न क्या कहते हैं चुंबनेच्छा को मुख्य व्यंग्य कह सकते हैं। तब मुख्य व्यंग्य क्या है? तो मुख्य व्यंग्य है नायक और नायिका रूपी जो विभाव है, दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण रूप जो अनुभाव है, और वहाँ पर एकांत भाव जो है, एकांत इत्यादि जो उद्दीपन विभाव है, जो आपको दरमिलन नयना से दिखाई दे रहा है कि लज्जा, और नायिका देख रही है उत्सुक होकर के, तो वो उत्सुकता, इस तीनों को मिलाएं तो इस तीनों को मिला करके जो रति है नायिका के हृदय में, उस रति की अभिव्यंजना होती है, और वो रति जो है वही चमत्कार भूमि है, और वही चमत्कृत्य होने के कारण वही यहाँ मुख्य व्यंग्य है। इसलिए ये उत्तमोत्तम काव्य है कि शब्दार्थो जत्र गुणी भावितात्मानव। अब यहाँ दरमिलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण जो है वो अपने आप गौण हो जाता है, और रति रूप जो एक अलग व्यंग्य से अर्थ आ रहा है वो अर्थ सामने उपस्थित होता है, और उसकी चमत्कृति भी है, चमत्कार से युक्त है, जो बताता है कि इयम नायिका रतिमती, या इस नायिका के हृदय में नायक के प्रति रति है। उस रति की अभिव्यक्ति होने से ये उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण बनता है। इस तरह केवल यही श्लोक है ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमको अन्य जगहों पर भी ये देख लेना चाहिए कि जहाँ पर वाच्य में जो शब्द कहा गया है, वाचक और वाच्य जो उपस्थित हैं, वाचक और वाच्य गौण हो जाएं, और गौण होने के बाद उसको अभिव्यक्त करें दूसरे अर्थ को, और दूसरा अर्थ जो है वो अगर सहृदय हृदयाह्लादकारी चमत्कारकारी हो तो उसे व्यंग्य माने, और वो व्यंग्य जब चमत्कारकारी होगा, वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी वाच्य जहाँ गौण हो जाएगा, तो वहाँ उत्तमोत्तम काव्य माना जाएगा। इसी काव्य को दिखाने के लिए ये एक दूसरा उदाहरण भी देते हैं। वो इनका दूसरा उदाहरण है कि गुरु मध्य गता मया नतांगी निहता नीरज कोरकेन मंदम दरकुंडल तांडवम नतभ्रूलतिकम माम अवलोक्य घोड़ितासीत। यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि गुरु मध्य गता, अपने गुरुओं के बीच में बैठी हुई जो कोई नतांगी, जो कोई नायिका, वह नीरज कोरकेन मंदम निहता, अर्थात नायक कह रहा है कि उसको मैंने कमल की कली से हल्के से उस पर आघात किया, तो करते ही दर कुंडल तांडवम नतभ्रूलतिकम, अपने गर्दन को थोड़ा घुमाया, यानी मेरी ओर देखा, जिसके चलते गर्दन घुमाने के क्रम में जिसके कान का कुंडल, दर कुंडल तांडवम, कुंडल जो है तो गर्दन हिलाने से कुंडल हिला, तो कहते हैं जिसके कुंडल ने थोड़ा सा तांडव किया, वैसी नायिका नतभ्रूलतिकम, जिसकी भ्रूलता नमित हो, यानी चूंकि उनके सामने मैं झुका हुआ था, तो माम अवलोक्य, ऐसा मुझे देखकर घूर्णितासीत, वह मुझको घूरने लगी, या वो मुझे घूर रही थी। अब वाच्य स्पष्ट कहता है कि नायिका जो है वो अपने गुरुओं के बीच में बैठी हुई थी, मैंने उस बीच में ही कमल की कली से उस पर आघात कर दिया, जिससे उसने अपना गर्दन घुमाया और मुझे बड़ी तीखी नज़रों से गुस्सा के देख रही थी, कि वो घूर्णितासीत, घूर रही थी। अब ये घूर रही थी, ये जो है यही अर्थाभिव्यक्ति इशारा कर देता है
क्यों? इस घूरने से क्या अर्थ सामने आ रहा है? सामने तो यही आएगा सामान्यतः कि नायक को वह डांटना चाह रही हो कि तुमने इन सारे बड़े लोगों के बीच में ये अपनी कैसी हरकत की, ये तुम्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से गुरु लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती होगी। इन भाव से जो नायिका के हृदय का थोड़ा सा अमर्ष भाव है, हल्का गुस्सा है, वही यहां अभिव्यक्त होगा। और जब वो अभिव्यक्त होगा तो नायिका के हृदय में इस नायक के लिए जो गुस्सा आया, वो उस गुस्से की अभिव्यक्ति होने पर वाच्य जो है दरकुंडल तांडवम नतब्रुलतिकम, दरकुंडल तांडवम, ये अपने आप गौण हो जाएगा। और वो भाव के प्रधान हो जाने से उसकी चमत्कृति भूमि होने के कारण ये उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण बन जाएगा। इसलिए स्पष्ट पंक्ति लिखते हैं कि अत्र घूर्णितासीत इत्यनेन अयि असमीक्ष्यकारिन् किमिदम् अनुचितं कृतवानसि इत्यर्थ संबलितो अमरखः चर्वणा विश्रांति धामत्वात् प्राधान्येन व्यज्यते। यानी उस घूर्णन से, घूर कर देखना रूप जो वाच्य है, उससे नायिका के हृदय में जो ये भाव हो रहा है, अमर्ष, थोड़ा सा गुस्सा, कि किमिदम अनुचितम कृतम, कि तुमने यह क्या अनुचित कार्य कर दिया लोगों के बीच में, ये अमर्ष, उस अमर्ष, वही गुस्सा, उस नायिका का जो हल्का सा गुस्सा है, वही अर्थ को देता है। अर्थात वही अर्थ सामने आता है, क्योंकि जो सुनने वाला है, जो दर्शक है, जो सहृदय है, वो उसके घूर्णन को देखकर यही अर्थ उसके मन में उठता है कि ये नायिका ये कहना चाह रही है। और इसकी प्रधान व्यंग्यता हो जाने से ऊपर में जितने भी पद हैं वो स्वतः गौण हो जाते हैं, उसका यहाँ कोई महत्व नहीं रह जाता। महत्व रह जाता है नायिका के हृदय में उठते हुए उस अमर्ष का। इसके कारण ये उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण बन जाता है। दो उदाहरण देने के बाद पंडित राज ने एक तीसरा उदाहरण भी दिया है। वो तीसरा उदाहरण देते हैं कि तल्पगता पिचसुतनु श्वासा संगम न जासे है संप्रति सा हृदयगतम प्रियपाणिम मंदमाक्षिपति। कि तल्पगता पिचसुतनु, जो सुंदर शरीर वाली नायिका पलंग पे है, जिसने श्वासा संगम न जासे है, जिसने किसी दूसरे के श्वास की संगति को भी सहन नहीं किया है, संप्रति, इस समय वह अपने हृदय पर रखे हुए प्रियतम के हाथ को धीरे धीरे हटा रही है। अब इस श्लोक में कमाल देखिए कि वो कह रही है कि ये नायिका ऐसी है जिसने अभी तक किसी दूसरे के श्वास के संपर्क को भी सहन नहीं किया है, और वो इस समय अपने हृदय पर रखे हुए प्रियतम के हाथ को धीरे धीरे हटा रही है। यहाँ पंडित राज कहते हैं कि देखिए ये पद मेरा लिखा हुआ है, मेरे अन्य प्रबंध का है, इसलिए इसकी भूमिका जाननी आवश्यक हो जाती है। इसलिए वो पंक्ति कर देते हैं कि इदं च पद्यम मन निर्मित प्रबंध गतत्वेन पूर्व शाकांक्षम अतः दिग्मात्रेण व्याख्यायते। तो वो व्याख्या क्या करते हैं कि जा नववधू पल्यंक पतिता श्वासस्य असंग मात्रेणापि संकुचत अंगलतिका अभूत सा संप्रति प्रस्थान पूर्वरजन्याम प्रबत्सत पतिका प्रियेन सशंकेन समर्पित हृदय पानिम नववधू जाति स्वभावात्
आक्षिपति परंतु मंदम। ये स्पष्ट करते हैं कि नबोढ़ा नायिका है, इस नायिका ने अभी तक अपने मैंने किसी का तो सहन नहीं किया है, अपने पति की भी संगति सहन नहीं की है। अगर किसी पति के या अपने पति के श्वास का भी संपर्क हुआ है तो श्वास के संपर्क मात्र से ही संकुचित अंग लतिका, जिसका शरीर सिकुड़ जाता है, जो शर्म से सिमट जाती है, वही नायिका प्रस्थान पूर्व रजन्याम, कल उसका पति यहाँ से प्रवास पर जाने वाला है, कल उसका पति यहाँ से चला जाएगा, तो ये नायिका आज रात में या वर्तमान में अपने हृदय पर पति के रखे हुए हाथ को क्षिपति, प्रक्षेपित कर देती है, हटा देती है, क्योंकि ये नई नायिका का स्वभाव है। लेकिन मंदम, हाथ क्षिपित करना, हाथ को हटा देना, ये तो उसका सामान्य स्वभाव है। सामान्य स्वभाव के कारण वह हाथ को हटा देती है। लेकिन एक विशेषण जोड़ दिया कि मंदम, वह धीरे हटाती है। ये जो इसका मंदम पद है शनैः, यही यहां कमाल करता है कि आखिर वो नायिका जो स्वभावतः किसी का श्वास भी नहीं सहा है, जिसने, वो नायिका अपने शरीर पर रखे हुए दूसरे के हाथ को, या भले पति का हाथ हो, उसको तो तुरंत हटा देना चाहिए था, झटक देना चाहिए था। झटका तो यहां भी लग रहा है, लेकिन वो उस झटके में मंदता आ गई है। तो यहां शनैः, शनैः पद जो है वो बताता है कि स्वस्थान प्रमाणा प्रापनात्मना मंदाक्षेपेण, हल्के से हटाने का मतलब है कि उसके मन में जो रति का भाव धीरे धीरे जग रहा है। एक स्वभाव उसका है कि जो मुग्धा वाला था कि सीधे उठा के फिर झटक देना, अब चूंकि उसके हृदय में संगति के बढ़ने से वो रति का भाव बढ़ रहा है, रति का भाव बढ़ रहा है, इसलिए हाथ में जो तेजी थी झटकने की, वो तेजी अब कम हो गया है। इससे मंदाक्षेपेण, मंद पद से, यानी उसको ये भी डर है ना कि मन में उत्साह तो है, मन में रति की भावना कहीं न कहीं जगी तो है, लेकिन प्रस्थान पूर्व रजनी है, अभी तक उस पर मुग्धा वाला जो भाव था वो हावी था। लेकिन अब ये समझ में आ रही है कि ये तो अब कल चला जाएगा, पता नहीं इनका दर्शन मुझे कब होगा, कब मुझे ये दृश्य फिर से मिलेगा। ये भाव धीरे धीरे हावी हो रहा है। ये जब हावी हो रहा है तो उस हाथ के झटकने की जो तेजी थी वो थोड़ा कम हो जाता है, मंद हो जाता है। मंद होने से रत्याक्ष स्थायी भाव, रति नामक जो स्थायी भाव है, जो नायिका के हृदय में धीरे धीरे उभड़कर ऊपर की ओर आ रहा है, ये सुस्पष्ट होता है। ये सुस्पष्ट होता है तो ये व्यंग्य है, और इससे ये ऊपर वाला जो पद है कि मंदमाक्षिपति, ये वाच्य गौण हो जाने के कारण और नायिका के हृदय में उठते हुए रति भाव की व्यंग्यता का प्रधान हो जाने के कारण, चमत्कृति भूमि हो जाने के कारण वो व्यंग्य हो जाता है। इससे यह उत्तम उत्तम काव्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जहाँ वाच्य और वाचक यानी शब्द और अर्थ जो है वो स्वयं को गौण करके एक दूसरे चमत्कारपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करता है, और वो अभिव्यक्त अर्थ चमत्कृति भूमि होता है, चमत्कार का कारण होता है, इसलिए वह उत्तम उत्तम काव्य है। हाँ, यहां कवि ने जो मंदम पद प्रयोग किया है, इस मंदम पद से एक शंका थोड़ी रह जाती है
कि जब आप कह रहे हैं कि उस नायिका के हृदय में धीरे धीरे रति भाव का उत्थान हो रहा है, तो रति नामक जो स्थायी भाव है, ये अस्थाई भाव की अभिव्यक्ति ये तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य के अंतर्गत आता है। इसमें क्रम तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जो व्याख्या कर रहे हैं कि स्वस्थान प्रापनात्मना मंदाक्षेपेन रत्याख्या स्थायी संलक्ष्य क्रमतया, कि रति तो अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव जो है वो रसध्वनि में आएगा, रसध्वनि जो है वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य होता है, और आप कह रहे हैं कि ये संलक्ष्य क्रम व्यंग्यतया यानी क्रमशः धीरे धीरे हो रहा है। यानी पहले वो सीधा झटक देती थी, जब भाव थोड़ा बढ़ा तो वो थोड़ा सा स्पीड कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। तो ये जो रति की अभिव्यंजना होगी ये क्या असंलक्ष्य क्रम ना होकर के संलक्ष्य क्रम होगा? तो पंडित राज जवाब देते हैं कि देखिए कि जो स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होती है उसकी भी संलक्ष्य क्रम व्यंग्यता होती है। यद्यपि अभी तक जो काव्य प्रकाश इत्यादि से हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें रत्यादि भाव की जब ध्वनि होती है, जब व्यंजना होती है, तो वो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के अंतर्गत ही माना गया है ध्वनि को। यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, ये असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य के अंतर्गत माना गया है। यहाँ ये कहते हैं कि नहीं, वो भी संलक्ष्य क्रम व्यंग्य होता है, जिसका विवेचन जब रत्यादि स्थायी भाव का विवेचन मैं करूँगा, अस्थाई भावों की विवृत्ति जब सामने आएगी तो उस समय मैं ये प्रतिपादित कर दूंगा कि अस्थाई भाव की अभिव्यक्ति जो होती है वो भी संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ जो मंदमाक्षपति से उसके हृदय में रति का धीरे 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 उत्थान हो रहा है, इसकी अभिव्यक्ति जो संलक्ष्य क्रम, क्योंकि एक दिन थोड़ा एक दिन थोड़ा एक दिन थोड़ा, तो ऐसे में तो संलक्ष्य क्रम ही होगा। उस संलक्ष्य क्रम की अभिव्यक्ति के लिए मैं आपको बाद में विवेचन दूंगा, लेकिन ये जो रति की अभिव्यक्ति है वो इसका मूल व्यंग्य होता है, और उस मूल व्यंग्य के कारण ये उत्तमोत्तम काव्य कहलाता है। इस तरह उत्तमोत्तम काव्य की जो परिभाषा इन्होंने दी कि शब्दार्थौ जत्र गुणी भावितात्मानौ कमप्यर्थम अभिव्यंगतः तदाद्यम, कि जहाँ शब्द और अर्थ गौण होकर के किसी चमत्कृति भूमि को किसी अन्य व्यंग्य को प्रस्तुत करता है वो उत्तमोत्तम काव्य होता है। उसके इन्होंने 3 उदाहरण दिए। पहले उदाहरण में भी रति जो है वो अस्थाई भाव के रूप में व्यंग्य होता है। वहाँ दरमिलन नैनात्व का विवेचन इन्होंने बता दिया कि ना आप लज्जा को मान सकते हैं पूर्ण व्यंग्य, और न आप न वहाँ लज्जा को मान सकते हैं और न चुंबनेच्छा को मान सकते हैं, क्योंकि चुंबनेच्छा में मनोरथ पद दिया हुआ है और लज्जा में दरमिलन नैनात्व विशिष्ट निरीक्षण जो है वो सामने में दिया हुआ है। तो वो चूंकि अभिधा में आ जाता है, और अभिधा से अनालिंगित जो व्यंग्य होता है उसी को हम प्रधान व्यंग्य चमत्कार कारक मानते हैं, क्योंकि साहित्य शास्त्र में उसी व्यंग्य का चमत्कार माना जाता है जो किसी भी हालत में अभिधा से अनालिंगित हो, अभिधा से उसका स्पर्श न हुआ हो। इसलिए आप ये चमत्कृति भूमि जो है वो उसका रति है, और रति के चमत्कार भूमि होने के कारण, वाच्य के गौण हो जाने के कारण ये उत्तमोत्तम काव्य में आता है। दूसरा उदाहरण भी दिया जिसमें घूर्णितासीत कि अयि समीक्ष कारण ये आपने क्या किया, इसके लिए इसकी अभिव्यक्ति होने के कारण वहाँ उत्तमोत्तम काव्य है। और तीसरे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मंदमाक्षपति इससे उस नायिका के हृदय में अपने नायक के प्रति
जो रति की अभिव्यक्ति हो रही है, धीरे धीरे उठती हुई रति की अभिव्यक्ति हो रही है, वो यहाँ व्यंग्य हो जाता है। और उसके व्यंग्य हो जाने से ये तीसरा उदाहरण बनता है। यानी 3 उदाहरण इन्होंने दिए, जिसमें प्रमाणित कर दिया कि जहाँ वाच्य में और वाचक रूप में आया हुआ जो शब्द और अर्थ है, ये स्वयं को गौण कर ले और इसके द्वारा कोई एक अलग अर्थ जो चमत्कार से परिपूर्ण हो, जो सहृदयों का मनोरंजन कर सके, उस अर्थ को उपस्थित कर देता है। ऐसा शब्द, ऐसा काव्य उत्तमोत्तम काव्य के अंतर्गत आता है। इसलिए इनका ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर आगे जो हम देखेंगे, यहाँ 2 बातें देख लीजिए। पहली बात कि एक वाच्य जो है उसका गौण होना अपेक्षित है। जब वाच्य गौण होगा तो स्वभावतः व्यंग्य जो आ रहा है वो व्यंग्य प्रधान हो जाएगा और चमत्कृति भूमि भी रहेगा, चमत्कार करने वाला भी रहेगा। अगर वो केवल प्रधान हो और चमत्कार करने वाला ना हो तो भी उत्तमोत्तम काव्य में नहीं आ सकता, और अगर चमत्कार करने वाला हो अप्रधान ना हो तो भी उत्तमोत्तम काव्य में नहीं आएगा। इसलिए इसको प्रधान भी रहना है, वाच्य की अपेक्षा प्रधान भी रहना है और चमत्कार की भूमि भी रहना है। इसलिए ये उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण हो गए। आगे पंडित राज जी को करना है कि अप्पय दीक्षित ने जो निःशेषच्युत चंद्रम की व्याख्या की है उसका खंडन, कि आचार्य ने वहाँ प्रमाणित किया है कि यह ध्वनि काव्य है, और पंडित राज ने यहाँ पर जो उत्तमोत्तम काव्य का भेद प्रस्तावित किया, जो दिखाया, उसको कहा कि अमुमेव च प्रभेदम ध्वनिम आमनन्ति। इसी भेद को लोग ध्वनि काव्य कहते हैं। तो पंडित राज की नज़र में उत्तमोत्तम काव्य जो है ये हुआ ध्वनि काव्य। उधर श्रीमद् अप्पय दीक्षित जी ने ध्वनि काव्य के रूप में जो निःशेषच्युत चंदनम श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की है, वो व्याख्या पंडित राज जी को अभिमत नहीं लगा। अभिमत नहीं लगा तो उन्होंने उनके मत का खंडन किया है। चूँकि वो खंडन का विषय थोड़ा लंबा है, इसलिए उस विषय को लेकर फिर हम कल आप लोगों के समक्ष उपस्थापित होंगे। आज के लिए इतना ही। आज का पाठ मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसमें फिर से आपको याद रखना पड़ेगा कि आप लोगों की अगर चिंता हो कि इसमें तो अवच्छेद का अवच्छिन्न की भाषा है, वो आपने बताई नहीं, तो इसके लिए मैं पहले ही मैंने कह दिया है कि आपको सामान्य भाषा में, साहित्य की भाषा में जो पंडित राज का तत्व है वो तत्व मैं उपस्थापित करता हूँ, न कि वो भाषा। क्योंकि मुझे कहने में कोई शंका नहीं है कि चूँकि वो खुद भाषा मैंने खुद नहीं पढ़ी है तो वो भाषा मैं आपको समझा नहीं सकता, उस भाषा को मैं बोल नहीं सकता, या उस भाषा को बोलने से कोई ज़्यादा आपके समझ में आ जाएगी, ऐसी बात भी मैं नहीं समझता। हाँ, जो तत्त विषयक ज्ञाता हैं उनको हमारे इस भाषा में आनंद नहीं आता होगा, क्योंकि जो जिस विषय का ज्ञाता होता है स्वभावतः है कि उसकी रुचि उसी विषय में होती है और वैसा ही चीज़ उन्हें चाहिए। तो उनके लिए तो वो विद्वान आदमी भी हैं और वो टीका में देख सकते हैं। उनके लिए फिर नैयायिक जो होंगे, जो न्याय के परमाचार्य होंगे, वो उनको उनकी भाषा में उनका समाधान करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल ये न्याय की भाषा में जो गूढ़ तत्व सामान्य छात्रों के समक्ष उपस्थापित है, जिससे छात्र डर जाते हैं, सामान्य आदमी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या दुरूह तत्व है, उस तत्व को निकाल कर वो तत्व सामान्य भाषा में आपके सामने उपस्थापित करना है।
भवतु नाम। इदानीम् अत्रैव समाप्यते। सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्।